Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher. I welcome you all in your business studies class. In our previous video, we have discussed about responsibility, authority and accountability. तो इन तीनों टर्म्स को हमने समझा था एंड वी आर क्लियर अबाउट दैट कि अगर आपको किसी एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको कुछ पावर्स देनी होंगी। उसे आप कहोगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और जब आप किसी को अथॉरिटी डेलीगेट कर दोगे तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो उसकी जवाबदेही कि अब वो आंसरेबल है आपको, वो अकाउंटेबिलिटी आप तभी फिक्स कर सकते हो जब आपने उसको जो है स्पेशल राइट्स या कुछ डिसीजन लेने की पावर्स दी हैं। सो यहाँ हम अगर कहें कि हम अथॉरिटी को तो हमने डेलीगेट कर दिया, बट क्या हम अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं? कैन वी डेलीगेट अकाउंटेबिलिटी कि अपनी आंसरेबिलिटी टुवार्ड्स योर बॉस आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो? सो आंसर इज नो। सो यहाँ आंसरेबल हमेशा आप रहोगे अपने बॉस की तरफ या अपने सीनियर की तरफ। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो दूसरे से काम करवा रहा हूँ, आप जाके उससे जवाब मांगो। नो, आपको उन्होंने काम दिया, आपको अथॉरिटी दी, आगे आपने वो काम किसी से भी कराएं, आप आंसरेबल आप हैं आपके सीनियर की तरफ। सो अकाउंटेबिलिटी को आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को किसी दूसरे को डेलीगेट आगे पहुंचा नहीं सकते। आपकी अकाउंटेबिलिटी है तो आप ही आंसर करोगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में कि ये क्या है और इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो कैसे अराइज होती है? जब आप काम को जो है वो डिवाइड कर देते हो, डिवीज़न ऑफ लेबर, कि आपने काम को छोटे छोटे टास्क में, छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड कर दिया अपने सुबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को। तो आपने उन्हें काम डिवाइड किया, काम से रिलेटेड पावर्स दी। तो ये बेसिस बनता है बेसिकली कि जब तक आप किसी दूसरे को कोई जॉब ही नहीं दोगे, कोई टास्क नहीं दोगे, तो अथॉरिटी डेलीगेट करने की तो बात ही नहीं आएगी। तो इसका ओरिजिन होता है कि आपने जब सामने वाले को कुछ काम दिया, डिवीज़न ऑफ लेबर किया, काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया। अब इसके हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इसका जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या प्रोसेस है। कोई लंबा चौड़ा स्टेप्स नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है जो डिस्कस ऑलरेडी हो चुकी है कि इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका कि पहले आपने जो है वो असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपने सुबॉर्डिनेट को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते टाइम आप क्या देखोगे कि उनमें वो स्किल होना चाहिए, जो काम आप उन्हें दे रहे हो दे हैव टू बी कॉम्पिटेंट, कि उनमें वो योग्यता होनी चाहिए। अब कोई भी ऑफिसर सारे काम ये नहीं एज्यूम कर सकता कि मैं सब कुछ खुद कर लूँगा। उसको जो है वो कुछ काम जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वो अपने जूनियर्स को देने होंगे। जैसे फाइनेंस मैनेजर है तो अब वो फाइनेंस का मेन काम खुद के पास रख सकता है कि फाइनेंशियल जो मेन एडवाइजरी का काम है वो करे, बट डाटा रिकॉर्ड करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, ये सारा काम जूनियर स्टाफ करेगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो असाइन करेगा अपने सुबॉर्डिनेट्स को और जिसमें जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग असाइन करेगा। देन उन्हें वो क्या करेगा, अथॉरिटी देगा कि वो उन काम को करने से रिलेटेड जो है पावर्स उन्हें देगा, ग्रांटिंग अथॉरिटी। तो उसमें वो क्या कह सकता है कि उन्हें रिकॉर्ड, अगर कोई अकाउंटेंट है
तो उसको ये अथॉरिटी है कि वो सारे खर्चों का रिकॉर्ड रखे, वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, उसके पास वो पावर्स हैं। अब उसको उस काम से रिलेटेड जो है वो पावर्स देनी है कि वो अपने काम को फ्लुएंटली कर सकें। देन आप जब किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो आप जो है वो सामने वाले की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर देते हो कि अब आप आंसरेबल हो इस काम की तरफ, क्योंकि मैंने आपको जो है वो अकाउंट जो है वो अथॉरिटी दी है। अब आपकी जवाबदेही बनती है कि जो काम आपको मिला वो काम आपने पूरा किया या नहीं किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जो है वो कंप्लीट की या नहीं की। तो सिंपल सा प्रोसेस रहता है आपका, कोई ज़्यादा इसमें इतने स्टेप्स हैं नहीं। अब अगर हमें इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट केस स्टडीज़ जो हैं वो आपको यहाँ अंडरस्टैंड करनी होंगी और वहाँ ये काम आएंगी बातें कि जब आपसे केस स्टडी में आपने देखा कि हाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, तो उस टाइम वो आपसे इम्पोर्टेंस पूछेगा कि जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है इसकी इम्पोर्टेंस बताइए। हो सकता है कि इम्पोर्टेंस में भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो पर्टिकुलरली उनकी ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहे हैं वो पॉइंट्स बताइए। तो इम्पोर्टेंस को ऐसे हमने जो है वो ये नहीं करना है कि फॉर्मेलिटी के तौर पे 2-3 चीज़ें हम पढ़ें, हर एक पॉइंट को पढ़ना होगा, बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी केस स्टडी में वहाँ क्या फ़ायदा पहुँच रहा है वो इम्पोर्टेंस हमसे पूछी जा सकती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेनिफिट हो रही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने से। तो हमें हर एक पॉइंट को सीरियसली लेना है। तो इम्पोर्टेंस में फर्स्ट आपको अगर आप बताएं तो वो होता है यहाँ पर कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो पाती है, कि जो मैनेजमेंट का काम है यानी जो आपको गोल्स अचीव करने हैं वो आप इजीली जो है वो अचीव कर पाते हो, क्योंकि जो मैनेजर का वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाता है। वो उसने जो लेस इम्पॉर्टेंट टास्क हैं वो अपने वो सुबॉर्डिनेट्स को दे देगा, जिससे कि वो अपनी स्किल का यूज़ करके उन काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं और मैनेजर भी अपना टाइम जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएगा। तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट पॉसिबल हो पाती है। देन एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा। अब देखिए, अगर आप एम्प्लॉयज़ को काम से रिलेटेड कुछ पावर्स देंगे तो उन्हें डिसीज़न लेने की जब आप जो है वो फ्रीडम दोगे, ऑटोनॉमी दोगे, तो अपने आप उनका जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा कि सिर्फ वो जो है वो एक रोबोटिक या मैकेनिकल सिस्टम से काम नहीं करेंगे, काम के अलावा भी वो अपना माइंड यूज़ करेंगे। तो उससे उनका डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। इन फ्यूचर वो जो हैं और इम्पोर्टेंट टास्क या अपने से एक ऊपर की जो पोस्ट है उसको संभाल पाने में एबल हो जाते हैं। देन आपके पास आता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड फील करेंगे। अब आप उन्हें जब इनिशिएटिव लेने की पावर दोगे, उन्हें इनकरेज करोगे कि वो डिसीज़न लें चीज़ों के, उनके पास अथॉरिटी होगी, तो अपने आप वो मोटिवेटेड फील करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो अपना टैलेंट को एग्जिबिट कर सकते हैं, अपनी स्किल दिखा सकता है वो। कई बार एम्प्लॉय को ये फील होता है कि मैं अपने बॉस से बेटर करता इस काम को, कि अगर मेरे पास डिसीज़न लेने की पावर होती मैं अच्छे से कर सकता था। तो यहाँ उनकी ये चीज़ पूरी हो जाती है कि वो अपने तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। देन है आपके पास फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, कि आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का ओवरऑल ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि डेलीगेट करने से अथॉरिटी को सिर्फ उस पर्सन का फ़ायदा नहीं है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। तो इससे एक्सपेंशन पॉसिबल होती है। अब यहाँ ध्यान से सुने हम कि एक्सपेंशन का मतलब क्या है। सेम प्रोडक्ट लाइन, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो ना, उसी की अदर ब्रांचेस खोल के बिजनेस को बढ़ा देना, ये हो गया एक्सपेंशन।
दूसरी टर्म होती है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अदर प्रोडक्ट लाइंस में डील करना। कि अभी तक आप सिर्फ टेलीविज़न में डील करते थे, आप उसका बिजनेस करते थे, अब आपने रेफ्रिजरेटर या एसी भी बेचना शुरू करा, उसका भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन कि और नए प्रोडक्ट्स में भी आप डील कर रहे हो। और वही जो टेलीविज़न आप बेच रहे हो उसकी आपने और ब्रांचें खोल दी अपनी अलग अलग शहरों में, तो वो एक्सपेंशन है। ये एक डिफरेंस होता है डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन के बीच, सेम नहीं होती हैं ये दोनों टर्म्स। और उसके बाद आप अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज कर सकते हो कि आपके बिजनेस को आप मॉडर्न टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। और कैसे करोगे? आपने अपने जो यंग स्टाफ हैं उनको पावर्स दी हैं, तो वो अपने माइंड से मॉडर्न टेक्निक्स लाएंगे, तो इससे बिजनेस में ग्रोथ आती है। ओके, देन आपके पास है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ये कहता है यहाँ पर कि एक मैनेजमेंट की हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब है कि आपके पास जो है वो पिरामिड शेप में जो है शो करता है कि टॉप टू जो है वो बॉटम लेवल मैनेजमेंट में जो भी पोस्ट हैं, जो लेवल्स हैं, जैसे आपने पढ़े थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ टॉप, मिडल, बॉटम, इस तरह से ये आपको बताता है कि कैसे कैसे पोस्ट हैं और कैसे कैसे जो है वो अथॉरिटी है इनके पास। तो जो आपका बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की है यहाँ पर, वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में कहा गया है कि ये जो मैनेजमेंट की हायरार्की काम करती है, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के फ्लो को दिखा रही है कि कैसे टॉप से लेके बॉटम पे आपकी अथॉरिटी फ्लो करती है। कि टॉप वाला थोड़ी सी अथॉरिटी मिडल वाले को देगा, मिडल वाला आगे बॉटम वालों को काम करने के लिए पावर्स देगा, अथॉरिटी देगा। तो इससे क्या है, ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि मिडल वाले को पता है कि ये मेरा बॉस है, ये मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहा है। बॉटम वालों को पता है कि ऊपर हमारे जो हैं वो मैनेजर्स हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को अपनी उनके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये समझ पाते हैं इसी मैनेजमेंट की हायरार्की के थ्रू। एंड देन आपका जो है वो बेटर कोऑर्डिनेशन जो है वो आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, क्योंकि कोऑर्डिनेट कर देता है ये कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, साथ ही साथ आपने पावर्स दी, तो अब आप सामने वाले को आंसरेबल ठहरा सकते हो। तो एक कोऑर्डिनेशन बनता है इन तीनों चीज़ों के बीच में कि काम मिला, पावर्स दी, अब सामने वाले से आप आंसर मांग सकते हो। तो सामने वाला भी क्लियर हो जाता है कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो काम में ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन बैठता है जिससे काम स्मूथली पूरा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। थैंक यू सो मच।